Very warm good afternoon to all of you. I am Yogambar Dhyani. Present time I am working as a maths teacher in Government Inter College मुंधान कालसी देहरादून। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। लेकिन पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि जैसे आपको विदित है कि आजकल हम जो है इस महामारी कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए आपको सुरक्षित घर पर सुरक्षित रहना है और जो भी सावधानियां बरतनी हैं वो आपको बरतनी है। तो आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में आप आंकड़ों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जैसे समाचार पत्रों में आप काफ़ी आंकड़े देखते हैं। टेलीविज़नों में भी जो है आपके कई आंकड़े जनसंख्या से संबंधित हों या तापमान से संबंधित हों या आपका हाजिरी रजिस्टर हो, कई प्रकार के आंकड़े जो है आप रोज़मर्रा जीवन में आप जो है देखते हैं। तो इन्हीं आंकड़ों को हम जो है सरलता से, सुगमता से और जिससे कि हम जो है उनसे विश्लेषण निकाल सकें, तो इसी संबंध में जो हमारा ये पाठ है वो है आंकड़ों का प्रबंधन। मैंने यहाँ पर एक आपको TLM जो है आपके लिए बनाया है, उसके माध्यम से आपको जो है बहुत सरलता से जो है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आंकड़े की परिभाषा क्या है। कोई भी सूचना या जानकारी जिनको हम किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित करते हैं उन्हें आंकड़े कहते हैं। कोई भी सूचना है या जानकारी है या तथ्य है, ये हम कह सकते हैं कि उनको जो है आंकड़े कहते हैं। फिर आंकड़ों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रबंधन है, इनका प्रबंधन कैसे करना है। प्रबंधन में आप देखते हैं कि जैसे हमारी उपस्थिति पंजिका है, तो हमारी उपस्थिति पंजिका का भी एक प्रबंधन होता है उसमें कि भाई कौन कितने दिन अब्सेंट रहा, कौन कितने दिन प्रेजेंट रहा, उसके साल भर के अटेंडेंस कैसी रही, क्या उसका परसेंटेज रहा। इसी तरह हमारे टेस्ट होते हैं। मासिक टेस्ट होता है, आपकी छमाही परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है। इस प्रकार से जो है तापमान आप देखते हैं, टेलीविज़नों के माध्यम से भी आप देखते हैं कि जो है आज का तापमान अधिकतम इतना रहा, न्यूनतम इतना रहा, या साल भर का औसतन तापमान कितना रहा। ये सारी चीज़ें जो है स्कोर बोर्ड क्रिकेट के तो आप लोग सभी लोग शौकीन होते हैं। तो क्रिकेट में आप देखते हैं कि भाई बल्लेबाजों का कहीं पुराना रिकॉर्ड जो है मिल जाता है कि कितने रन उसने बनाए, कितनी बॉलें उसने जो है खेली हैं, या कितने विकेट लिए हैं, एक विकेट पे उसने कितने जो है रन दिए हैं, और फिर उनका संगठन। इन सारी चीज़ों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि संगठन जो है एक हम तालिका बनाते हैं संगठन में, और उन जो प्राप्त हमारे आंकड़े हैं उनको हम सारणीबद्ध करते हैं और सारणीबद्ध करके उनको जो है आसानी से समझा जा सकता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जैसे एक टीचर ने जो है एक बच्चे को जो है बोला कि भाई उसने 10 बच्चों के मार्क्स यहाँ पर लिखिए, 10 बच्चों के मार्क्स जो है टेस्ट में आए हैं। तो एक बच्चे ने लिख दिया 23, 35, 48, 30, 25, 46, 13, 27, 32 और 38, ये लिख दिया इसे। लेकिन हमारे को इससे ये विदित नहीं हो रहा है, इस आंकड़े से एकदम आइडिया नहीं लग रहा है कि ये आंकड़ा जो है ये कैसे हुआ। फिर उसने जो है दूसरे बच्चे की सहायता से जो है इन्हीं आंकड़ों को जो है इस तरह से लिखा। दूसरे बच्चे ने लिखा कि भाई अजय के 50 में से 23 नंबर आए, अरमान के जो है 35 आए, इसके 48 आए, इसके 30 आए, फैजान के 25 आए, गोविंद के 46 आए। तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत कुछ क्लियरिटी हुई। लेकिन एक और तीसरे छात्र ने जो है उसको ऐसे लिखा, जैसे आशीष के 48, गोविंद के 46, नीरज के 38,
अरमान के 35, मनीषा के 32, इस और उसने रोल नंबर भी लिखे साथ साथ में, रोल नंबर भी लिखे साथ साथ में। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको ये पता चल गया कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं और सबसे लोएस्ट मार्क्स किसके हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट यहाँ से पता चल गया आपको, जो है आरोही या अवरोही क्रम में, जिस क्रम में भी आपको पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा किसके आए हैं और सबसे कम किसके आए हैं। तो ये इस प्रकार से हम इस टेबल से ये पता कर सकते हैं कि इन जो 10 बच्चों के जो मार्क्स आए हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम क्या क्या हैं। तो इस अध्याय में हम बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब इसमें आता है एक औसत। औसत आपने देखा होगा औसत क्या होता है। इसमें औसत का हम ये लगा सकते हैं कि भाई माना आपने ये लगा 2 बर्तन हैं, एक बर्तन में जो है 40 लीटर दूध है और एक बर्तन में जो है 60 लीटर दूध है। अब हमने इस दूध को मिलाना है और उनको बराबर बराबर जो है रखना है। तो हम ये जब दोनों दूध को हम मिला देंगे, एक ही बर्तन में मिलाएंगे और फिर उनको 2 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो एक में जो है 50 आएगा, कुल 100 लीटर दूध हो जाएगा। और 100 लीटर दूध होने पर उसमें 2 भागों में बांटेंगे तो 100 लीटर जब 2 भागों में बांटेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको औसत जो है, औसत हम ये इस प्रकार से कह सकते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हम जो है, या पदों की जगह आप प्रेक्षण भी बोल सकते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब आपके पास में आपकी टेक्स्ट बुक आपने खोली होगी बच्चों, तो 3.1 जो एक्सरसाइज है 3.1, इस सूत्र को आप लिख लीजिए। और इसको बहुत सरल चैप्टर है ये, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको एक प्रैक्टिकल के तौर पर आप कर सकते हैं जब आप क्लासरूम में रहेंगे। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर परिसर अभी मैं बताऊंगा। तो जैसे 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे एक विद्यार्थी की 125 सेंटीमीटर है, दूसरे की 120 सेंटीमीटर है, तीसरे की 130 सेंटीमीटर है, चौथे की 140 सेंटीमीटर है और पांचवें की 160 सेंटीमीटर है। ये मान लिया हमने, 5 ही की ले रहे हैं हम, 10 की नहीं ले रहे बल्कि 5 ही की ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो पहले परिसर की बात मैं आपको बता दूं। परिसर जो है, जो सबसे उच्चतम मान होता है और जो सबसे निम्नतम मान होता है, उनके अंतर को परिसर कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे उच्चतम मान जो है 160 सेंटीमीटर है और सबसे न्यूनतम मान जो है 120 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो परिसर है वो हो गया 40 सेंटीमीटर। परिसर की बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके 10 बच्चों का या 5 बच्चों का जो भी पूछा गया है, तो परिसर जो है आपका यहाँ पर हो गया 40 सेंटीमीटर। तो परिसर की परिभाषा ये हो गई कि सबसे उच्चतम मान और सबसे निम्नतम मान का जो अंतर होता है उसको परिसर कहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न संख्या 2 आप नोट भी कर रहे होंगे। और प्रश्न संख्या 2 है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये प्रश्न है 4, 6, 7, 5।
4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 2 6 2 5 1 5 1 9 6 5 9 6 5 8 4 6 7 8 4 6 7। यहाँ पर जो है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अंक देखेंगे कि कौन कितनी बार आया है। यहाँ पर हम इसको सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अंक, ये हो गया आपका अंक। और अंक के बाद जो है यहाँ पर हम लिखेंगे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। और फिर उसके बाद हम जो है इसकी बारंबारता, बारंबारता का अर्थ ये हुआ कि आप पिछली कक्षाओं में जानते इसको। तो कौन कितनी बार आया है, कितनी बार उसकी आवृत्ति, कितनी बार वो आया है, कितनी बार आवृत्ति हुई है। तो अंक हम देखेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमें यहाँ से गिन के लिखने पड़ेंगे ये कि एक कितनी बार आया है, एक कितनी बार आया है। तो एक हम गिन के लिखेंगे, तो एक बार आया है। तो इसका मिलान चिन्ह एक को ऐसे लिखते हैं और इसको एक बार आया है। उसके बाद हम दो देखेंगे, तो 2 गिन के लिखेंगे 1 2। तो 2 भी जो है 2 बार आया है। तो इसको आप 2 ऐसे, सॉरी, मिलान चिन्ह आप यहाँ पे ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर आप इसको बारंबारता 2 हो गई इसकी। उसके बाद हम 3 देखेंगे, तो 3 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। तो 3 जो है एक बार आया है, तो इसके लिए एक मिलान चिन्ह हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बच्चों अब हम 4 गिनेंगे, 1 2 3, 1 2 3 बार आया है। तो 4 जो है 3 बार, तो इसके 3 मिलान चिन्ह हो गए और ये 3 बार हो गया। उसके बाद हम 5 देखेंगे, तो 5 1 2 3 4। तो 5 जो है 4 बार आया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 बार आया है 5। तो 5, तो ये हो जाएगा 5, इसकी बारंबारता 5 हो जाएगी। उसके बाद हम 6 देखेंगे, तो 1 2 3 4। तो 6 जो है, कभी गलती हो सकती है बच्चों इसमें, तो इसलिए जो है आप इसको बारीकी से दोबारा देख लें। 1 2 3 4। तो 6 भी जो है 4 बार आया है, 1 2 3 4। बल्कि ये 4 इसको जो है 1 4 ये हो गया और ये 5 ऐसे होता है। ये 5 के डंडे नहीं होते, 4 के लिए 4 सीधे और 1 ऐसी पड़ी। तो 6 4 बार आया है, तो ये 4 हो गया। अब हम 7 देखेंगे, 7 कितनी बार आया है। तो 7 जो है 1 और 2 बार आया है। तो इसको हम 2 बार लिख देंगे और यहाँ 2 बार लिख देंगे। उसके बाद हम 8 देखेंगे, तो 8 जो है 1 बार आया है, 8 1 बार आया है। तो 1 यहाँ हो जाएगा और 1 यहाँ हो जाएगा। और फिर 9 देखेंगे, तो 9 जो है 9 भी 1 ही बार आया है। तो इस तरह से 9 1 बार आया है और ये 1 बार आया है। यहाँ से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मिलान चिन्ह एक बार बच्चों ध्यान दें, मिलान चिन्ह में आपको 1 ऐसे लिखना है, 2 फिर ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे और
5 के लिए आप इसका एक क्रॉस कर देंगे 5। और अगर आपको 6 लिखना है तो 1 2 3 4 5 और 6। फिर इसी क्रम से आप जो है 7 लिखना है तो 2, इस तरह से 8 लिखना है तो ये 3, 9 लिखना है तो ये, फिर 10 लिखना है तो ये। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसमें अब क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो वैसे भी आपको जो है यहाँ से तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी, समस्या हो सकती थी, लेकिन यहाँ से जो है सबसे बड़ा अंक जो है यहाँ पर 9 है। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। और सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक 1 हुआ। और उसके बाद इसका परिसर क्या है? तो 9 में से 1 गया, 8 हो गया। और अंक गणितीय माध्य क्या हुआ? तो ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उनको एक एक करके आपको इसको नोट करेंगे। इसमें लिखा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंक हो गया, सबसे बड़ा अंक जो है वो 9 है। और सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक जो है वो है 1। तो इसका जो परिसर हुआ, इसका जो परिसर हुआ वो हुआ 9 ऋण 1 बराबर 8। क्लियर? ये हो गया ये 3 क्वेश्चनों का। और इसका अंक गणितीय माध्य, अब इसका हम माध्य निकालेंगे। माध्य को हम जो है औसत भी बोलते हैं और अंक गणितीय माध्य भी बोलते हैं, तो और माध्य भी बोलते हैं। तो माध्य में जो है हम इनको सबको जोड़ेंगे, माध्य हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ इसको, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 4 + 5 2 + 6 + 2 2 + 6 + 2 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6। अब हम देखेंगे कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पद आ रहे हैं। 15 और ये हैं 8 धन 4 धन 6 धन 7। कोई छूटा तो नहीं इसमें? देख लीजिए, 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 9 6 5 भी था इसमें, तो हम 5 चलो यहाँ ऐड कर लेते हैं। ये हो गया। और इसमें जो है हम पद गिनेंगे अब इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 पद है ना? तो 20 पद जो है अब हम इनको जोड़ेंगे, इनका हम टोटल करेंगे। तो हम इसको ऑरली कर लेते हैं। 4 + 6 10 17 17 और 5 हो गया 22 25 30 34 39 41 47 49 50 55 55 और 55 और 9 हो गया 55 और 9 64 70 78 और 10 88 88 और 12 जो है 100 हो गया। ये 100/20। एक बार और चेक कर ले, कभी बच्चों अंगगणितीय जो जोड़ घटाना होता है उसमें गलती की संभावना रहती है, इसलिए उसको दोबारा चेक कर ले, आपको प्रोसीजर समझ में आ जाना चाहिए।
तो एक बार हम इधर से कर लेते हैं। 7 और 5 12 और 6 18 और 4 22 और 8 30, 6 36, 36 और 9 45 और 1 46 और 5 51, 52 53, 53 और 6 53 और 6 हो गया 59, 61, 61 और ये हो गया आपका 66, 66 और ये 70, फिर ये 78 दोनों मिला के 78 और ये 12 90 100। ठीक है, तो 100/20 यानी ये हो गया आपका 5। तो इसका माध्य जो है 5 आ गया, इसका माध्य 5 आ गया। अब इसका जो तीसरा प्रश्न है वह है प्रथम पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो ये आशा करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, कभी कभी बच्चा जो है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में जो है वो अंतर जो है स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो पूर्ण संख्या, प्रथम सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 हो गई और फिर 0 हो गई, फिर 1 + 2 + 3 + 4। अब ये 5 पूर्ण संख्याएं हो गई। अगर यहाँ पर हम 5 प्राकृतिक बोलते तो ये हम 1 से शुरू करते, लेकिन 5 पूर्ण संख्याएं आपको कही गई हैं तो इसलिए आप 0 से शुरू करेंगे। तो इनको आपने जोड़ा, 0 1 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। तो इनका योग जो है, योग आ गया इनका, योग कितना आया इनका 10। या आप माध्य यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य तो बटे 5 कर देंगे इसे, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 10 में 5 का भाग दिया तो ये हो गया आपका 2। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का जो माध्य है वो है 2। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है 3.1 का ये चौथा क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। भाई उसने 8 पारियों में जो है ये रन बनाए हैं। 56 पहली पारी में बनाए उसने जो है 58, फिर दूसरी पारी में उसने 76, फिर 40, फिर 35, फिर 46 + 50 + 0 और +100। तो इसकी 8 पारियां हैं ये। इसका जो है आपका फिर माध्य स्कोर ज्ञात करना है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका माध्य जो है, माध्य आपको पता ही है, बार बार सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग ये हो गया और बटे 8। तो इसको आप जो है जोड़ लेंगे। हम जो है यहाँ से शुरू करते हैं, 100 को हम अलग ही जोड़ लेंगे। जोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ से शुरू किया, क्योंकि 100 जो है जोड़ने में बहुत इजी है, तो इसलिए हम जो है कहीं जो जिससे हमें सरलता महसूस हो वो करना चाहिए। तो हम यहाँ से देखिए इकाई के अंक को देखेंगे पहले। 0 है तो 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 हो गया। और हासिल इसका 2 हो गया, हासिल इसका 2 हो गया। तो 5 और 2 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25 और 25 और 5 30, 305 तो ये हो गया। लेकिन हमारे पास 100 और भी है, तो हम इसको जो है 405 लिख सकते हैं। इसका टोटल जो है 405। ये सरलता के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 100 जो है आप अलग से भी, क्योंकि हमारे पास तो इसमें हम 8 का भाग दे देंगे। 405 में 8 का भाग दे देंगे। तो आप देखेंगे ये 8 पंजे
40, 8 पंजे 40। अब यहाँ उतर आया 5, उतर आया 5, तो भाग नहीं गया तो ये 0 लग गया, यहाँ 0.0 और फिर 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, ये 50 है, फिर ये 2, फिर 20, इस तरह से जो है 8 दूना 16, इस तरह से आप जो है इसको ये प्रोसीजर, या यहाँ 4 हो रहा है तो 8 पंजे 40। तो ये जो है आपका 8 पारियों का इसका जो है टोटल इतना हुआ, और उसमें जो है आपने 8 का भाग दिया तो आपका ये माध्य स्कोर निकल गया। ठीक है, तो एक अब इसमें आपका 5वां प्रश्न है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न, एक सारणी बनी हुई है यहाँ पर। निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। तो मैं यहाँ पर ये खेल जो है ए जो है ए खेल फर्स्ट, खेल 1 जो है ये नहीं, ये 14, 16, 10, यहाँ बी है 0, 8, 6, 4, फिर 8, 11, ये इसने खेला नहीं, और ये 13। ठीक है, ये जो है यहाँ मैं ऐसे इसको लिख देता हूँ, ये खिलाड़ी हो गया, खिलाड़ी, ये ए, ये बी, ये सी, ये जो है। तो अब ये कह रहा है कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो वही देखो, इसमें जो है आपने, इसने एक खेल फर्स्ट खेल, सेकंड खेल और थर्ड खेल और फोर्थ खेल, है ना। तो 4 खेल खेले, 4 खेल खेलने में तो ए का जो है औसत कैसे निकलेगा, इन चारों को जोड़ करके जो है 4 का भाग दे देंगे। बी ने भी क्या किया कि इन चारों को जोड़ करके 4 का भाग दे देंगे। लेकिन सी ने जो है एक खेल खेला नहीं, सी ने एक खेल खेला नहीं, इसलिए हम 8, 11 और 13 को जोड़ के उसमें केवल हम 3 का भाग देंगे, उसमें हम केवल 3 का भाग देंगे। तो यही इसमें प्रश्न लिखे हुए हैं, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। और जो सी द्वारा है, आप जब इसका माध्य ज्ञात करेंगे तो वो कह रहा है कि आप जो है 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे, तो आप जो है 3 से भाग देंगे। तो और इसमें जो है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, तो जिसका माध्य सबसे ज़्यादा आएगा वो जो है उसका जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहेगा। तो प्यारे छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये सारी बातें जो है पसंद आई होंगी, या सारी बातें समझ में आई होंगी, और पाठ आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। और फिर हम अगले उसमें जो है बहुलक और माध्यक, इसमें एक दूसरा वो है, और दंडालेख और चित्रालेखों के बारे में भी जो है आपको मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।